उस दिन सैनमा वाले वाक़ये के बाद हम सब ने बहुत दिन तक डर के हमारे मोहल्ले से कदम बाहर नहीं रखा। मैं वजो आपी से भी कतराया कतराया सा फिरता रहा। हालांकि इनके दर्जनों पैगामात आते रहे कि आकर मिल जाओ, लेकिन मैंने भी जैसे कानों में सीसा ही बढ़ लिया था। एक अजीब बात यह थी कि जब हमारा फजलू बाबा, बड़े भैया या अम्मी में से कोई मुझे इनके पैगामात पहुंचाता रहता, मेरे दिल को एक इत्मीनान सा रहता, और जिस दिन इनकी तरफ से कोई पैगाम ना मिलता, मेरे दिल को एक अजीब सी बेचैनी लाहक हो जाती। ऐसा लगता जैसे किसी ने दिल के बीचों बीच सुई गाड़ दी हो। और मेरी ये कैफियत इस वक्त तक कायम रहती जब तक किसी जानिब से वजो आपी का फिर से बुलावा ना आ जाता, और फिर ये कश्मकश भी देर तक कायम ना रह सकी। वजो आपी को मेरे सभी ठिकानों और औकात का अच्छी तरह पता था। इस रोज़ उस तानी खाला ने जाने क्यों मुझे सबसे आखिर में सबक सुनाने का कह दिया था। शायद इसलिए कि आजकल मैं कुछ देर से सबक लेने के लिए जा रहा था। मामूल के मुताबिक पहले सबसे बच्चे अपना सबक याद कर लेते और फिर जिस तरतीब से बच्चे सबक लेने के लिए आए होते थे, इसी तरतीब से एक एक करके वो उस तानी खाला को सबक सुनाते जाते और उनको छुट्टी मिलती जाती। तकरीबन सभी बच्चे अपना सबक सुनाकर जा चुके थे। सिर्फ मैं और मोहल्ले की 2 लड़कियां रह गई थी जिनका सबक सुनाना भी बाकी था। इनमें से एक आमना थी जिसे हम सब लड़के बुरी चुड़ैल कहकर चिढ़ाते थे। दरअसल इसके बाल हमेशा मट्टी से भरे रहते थे और कुछ इस तरह बिखरे हुए रहते थे जैसे कोई इनमें हवा भर गया हो या फिर किसी शरीफ बच्चे ने इसके बालों के बीचों बीच पटाखा फोड़ दिया हो। दूसरी पटर पटर बोलने वाली परवीन थी, जिसके बाल इसकी अम्मा इस कदर कस के बांधती थी कि इसके बवे तक खींच जाती थी और माथे तक जा पहुंचती थी। हम सब उसे चिलाको मासी कहकर पुकारते थे। उस्तानी खाला जाने किन कामों में उलझी हुई थी कि इन्हें हमसे सबक सुनने का वक्त ही नहीं मिल रहा था। दरअसल अंदर कमरे में इनके चंद मेहमान आए हुए थे और इनकी मेहमानदारी में मसरूफ हो गई थी। हम तीनों बरामदे में बैठे हुए थे और इनकी आवाज़ के मुंतजिर थे कि कब वो हमें छुट्टी की नवीद सुनाती हैं। इतने में किसी के कदमों की नाजुक सी आहट सुनाई दी। मैंने चौंक कर सर उठाया और मेरा सांस और मेरी धड़कनें जैसे रुक ही गईं। वो जो अभी अब बाकायदा बड़ी चादर लेकर उस्तानी खाला के यहाँ मौजूद थी। उनकी बड़ी चादर जिसके किनारों पर सफ़ेद लेसदार फूल गड़े हुए थे, इस काले निकाब में इनका चेहरा नूर से यूं दमक रहा था जैसे किसी ने महताब का कोई टुकड़ा इस काली अबा के अंदर छुपा रखा हो। सच पूछिए तो वाकई अपनी सुध बसूद ही हो बैठा था। इतनी खामोशी से और दबे पाँव हमारे सर पर आ पहुंची थी कि आमना और परवीन को भी इनके आने की खबर नहीं हो सकी। वो वहीं मेरे पास ही पड़ी उस्तानी खाला की चौकी खींचकर बैठ गई। मैंने जल्दी से सर झुका लिया और यूं जाहिर करने की कोशिश की जैसे मैं सबक याद करने में बेहद मगन हूँ। वजह अभी कुछ देर तक यूं ही मेरी जानिब देखती रही और फिर होले से बोली, आदि अभी तक नाराज हो? मैंने मजीद सर झुका लिया। दरअसल मेरे अंदर हमेशा से एक कमजोरी थी, जिस किसी से मुझे शिकायत होती तो वो मुझे मनाने की कोशिश करता तो फौरी तौर पर मेरी आंखों से आंसू निकल आते थे और मुझे इन 2 मोटे मोटे आंसुओं को छुपाने के लिए हमेशा लोगों से अपना चेहरा छुपाना पड़ता था, क्योंकि मुझे किसी के सामने रोने से बहुत शर्म आती थी। इस वक्त भी मेरी जान के दुश्मन वही 2 आंसू एक ही लम्हे में मेरी आंखों में छलक पड़े और वजह आपी से अपनी हालत छुपाने के लिए मुझे मुस्तकिल सर झुकाए रखना पड़ा। उन्होंने मुझे धीरे से पूछा, मुझसे बात नहीं करोगे आदि? जाने कैसे बेहद जबत के बावजूद मेरी हल्की सी मदम सिसकी निकल गई। फिर उन्होंने अपनी हथेली से मेरा चेहरा ऊपर कर दिया और मेरे आंसू देखकर खुद भी परेशान होकर रूहानी सी होकर और जल्दी से अपने दुपट्टे से मेरी आंखें पूंछकर बोली, अरे अरे ये क्या, ऐसे नहीं रोते, आदि तो बहुत बहादुर है ना। मैंने जल्दी से खुद पर काबू पाने की कोशिश की, क्योंकि परवीन और आमना के सामने मैं रोना नहीं चाहता था, लेकिन वजह आपी से मैंने अभी तक नजर नहीं मिलाई थी। वजह आपी ने मेरे हाथ अपने हाथों में थाम लिए और धीरे से पूछा, अपनी दोस्त को माफ नहीं करोगे आदि? ऐसे मौक़ों पर हमेशा वो इतनी मासूम और अपनी अलमारी पर रखी इस गुड़िया की शक्ल बनाकर आंखें पटपटाती थी, जिसे देखकर हमेशा मेरी हंसी छूट जाती थी। वजह आपी को अच्छी तरह से पता था कि चाहे मैं कितना ही उदास क्यों ना हूँ, मुझे हंसाने का यही सबसे कारआमद और आजमूदा नुस्खा था। सो इस वक्त भी यही हुआ और वो अपने हरबे में कामयाब रही। मैं बिगी पलकों के साथ हंस पड़ा और वजह आपी के चेहरे पर छाया गुबार भी छट गया। वो भी हंसती और जब वो हंसी थी तो ऐसे लगा था जैसे सारा जहान हंस रहा हो। ये हुई ना बात, देखो मेरे पास क्या है अपने आदि के लिए। उन्होंने अपने पर्स में से एक छोटा सा कार्ड निकाला जो उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाकर इसमें रंग भरे थे। मैंने खुशी और हैरत से शुक्रिया कि इस कार्ड को उलट पलट कर उनकी जानिब देखा। वजह आपी के हाथों में अब भी एक और कार्ड भी नजर आ रहा था। उन्होंने कार्ड मेरी नजरों के सामने लहराया। ये वही कार्ड था ना जो मैं उनके नतीजे वाले दिन इनके लिए बनाकर ले गया था और फिर इनकी बेतवजी के बायस गुस्से में वही पहनकर आ गया था। मैं अपना कार्ड इनके हाथों में देखकर सारी नाराजगी और शिकायत भूलकर हैरत से चिल्लाया, अरे ये आपको कहाँ से मिला? वजह आपी मुस्कुराई, वहीं से जहाँ तुम इसे फेंक कर आए थे। वजह आपी ने मुझे बताया कि इस शाम जब मैं नाराज होकर इनके घर से निकल आया था, तब कुछ ही देर बाद उन्हें मेरी वहाँ पर गैर मौजूदगी का एहसास हुआ। उन्होंने मेरी अम्मी से मेरे बारे में पूछा और फजल बाबा को मेरे पीछे दौड़ाया, क्योंकि वो जानती थी कि मैं खास इन्हीं की खातिर इस शाम अम्मी के साथ इन्हें मुबारकबाद देने के लिए वहाँ आया था। लेकिन सभी मेरी तलाश में नाकाम हो गए। जब भी इनकी नज़र इस कुर्सी के नीचे पड़ी जहाँ पहले मैं बैठा हुआ था, वहीं पर इन्हें ये मुड़ा तोड़ा सा कार्ड दिखाई दिया। वो जो आप इन्हें आगे बढ़कर ये कार्ड उठा लिया और बकौल इनके उस शाम इन्हें मिलने वाला ये सबसे प्यारा कार्ड और सबसे प्यारा तोहफा था। वो तभी समझ गई थी कि मैं इनसे नाराज होकर घर से निकल गया हूँ, पर वो बेचारी भी क्या करती। इतने बहुत सारे मेहमान जो घर में जमा थे और फिर इनकी खातिरदारी और 1000 दूसरे काम जो इनके जान को आए हुए थे, इसी वजह से वो ना ही मेरे पास बैठ सकी और ना ही इतना मौका मिला कि वो खुद मुझे अपने पास बुला लेती। जब आपी ने इतनी तफसील से और इतनी अच्छी तरह से मुझे अपनी इस शाम की मजबूरी बताई कि खुद मुझे अपने गुस्से पर गुस्सा आने लगा कि मैं कार्ड वहाँ पर पहनकर इतना इनका कितना दिल दुखाया है और वजह आपी का दिल कितना बड़ा है कि वो इसके बावजूद खुद मुझे मनाने चली आई। वजह आपी तो थी ही ऐसी, वो किसी को खुद से नाराज होता नहीं देख सकती थी। गलती खुद दूसरे की ही क्यों ना हो, वो खुद चलकर उसे मनाने इसके पास पहुंच जाती।
और फिर उसे मनाकर ही दम लेती। इनके दिल और रूह की यही पाकीज़गी तो थी जो इनके चेहरे और आंखों से नूर बनकर टपकती थी। वो शाम मेरी ज़िंदगी की हसीन तरीन शामों में से एक थी। वजो आपी बहुत देर तक वहीं बरामदे में बैठी रही। परवीन और आमना को उन्होंने सबक सुनाकर छुट्टी दे दी। वो उस्तानी खाला के साथ मेहमानदारी में भी हाथ बटाती रही और खुद मेरे साथ बैठकर उन्होंने चाय भी पी। राजा को मैंने दूसरे दिन ये सारा माजरा बताया तो इसने अपना सर पीट लिया। तभी मैं कहूँ, ये अपने आदि प्यारे का चेहरा इतना रोशन और खिला खिला सा क्यों है? चलो यार, हम तो यारों की खुशी में खुश हैं। जाओ, तुम्हें माफ़ किया। राजा अच्छी तरह जानता था कि मेरी जान वजो आपी में अटकी रहती थी और मैं ज़्यादा अरसे तक अपने इस कच्चे वादे पर कायम नहीं रह सकूंगा जो मैंने अपने सारे दोस्तों के सामने वजो आपी से ना मिलने के बारे में किया था। लेकिन राजा की सबसे अच्छी आदत यही थी कि वो मुझे मेरे टूटे हुए इरादों और तोड़े हुए वादों पर याद दिलाकर कभी शर्मिंदा नहीं करता था। वजो आपी 12वीं पास करके 13वीं में लड़कियों के बड़े कॉलेज में पहुंच गई थी और हम सब 4थी से 5वीं में आ गए। वजो आपी को अब सकीना खाला ने बाकायदा एक काले रंग का बुरखा सिलाकर दिया था जिसे ओढ़कर वो बड़े कॉलेज जाया करती थी। फजलू बाबा मजीद झुककर चलने लगे थे, लेकिन अपनी वजह की खिदमत में इसी पुरानी पुट्टी से काम लेते थे। इन्हीं दिनों हमारे मोहल्ले में एक नया खानदान ताज़ा आकर आबाद हुआ। इसी में हमारी उम्र का एक लड़का भी शामिल था जिसका नाम तो इकबाल था, लेकिन जिसे सभी प्यार से बाला कहते थे। बाले के अब्बा का पंजाब से यहाँ तबादला हुआ था और इनकी ड्यूटी भी मेरे और राजा के अब्बा के साथ लगाई गई थी। बाले के अब्बा करीम ने बाले को भी हमारे ही स्कूल में 5वीं जमात में दाखिला दिलवा दिया। बाला देखने में हमसे बहुत बड़ा लगता था और बाद में पता चला कि उसे एक क्लास में 2 साल लगाने की आदत है, लिहाजा वो अब तक 8वीं की बजाय 5वीं में ही अटका हुआ है। बाले का बड़ा भाई अकरम और एक बड़ी बहन गुड्डी भी थी जिसे वजह आपी के साथ लड़कियों के बड़े कॉलेज में दाखिला ले लिया था। अकरम, जिसे घर में सब उल्लू कहते थे, बहन भाइयों में सबसे बड़ा था और निकम्मा भी था। इसी बायस बमुश्किल 10वीं ही से कच्ची पक्की पास कर पाया था। बगौल मेरे अब्बा के इसके अंदाज तो खास ही लोफरों वाले थे। उल्लू सारा दिन मोहल्ले में खड़ा सिगरेट पे सिगरेट फूंकता रहता और आती जाती लड़कियों को गौर गौर से देखता और ज़ेरे लब मुस्कुराया जाता। पंजाब से तबादले से पहले इसके अब्बा ने इसे किसी फर्नीचर वाली दुकान पर काम सीखने के लिए बैठा दिया था और अब तो उसे फर्नीचर का काम करते और रंदा चलाते हुए कुछ साल से ऊपर का अरसा हो चुका था। छोटी उम्र से आरी और रंदे चला चलाकर इसके हाथ भी सख्त और भद्दी किस्म के लकड़ी इसके बने हुए मालूम होते थे। वो आजकल हमारे यहाँ शहर में अपनी लकड़ी का काम बढ़ाने के लिए किसी दुकान की तलाश में था, लेकिन फिलहाल उसे कामयाबी नसीब नहीं हुई थी। ताहिर भाई की डॉक्टरी की पढ़ाई अब अपने 3रे साल में थी और इन्हें मुकम्मल डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ 2 साल मजीद दरकार थे। जब हम सुबह सवेरे अपने अपने बस्ते गलों में लटकाए घरों से बाहर निकल रहे होते थे, अब अक्सर ताहिर भाई पर मेरी नज़र पड़ती। वो अपने गले में डॉक्टरों वाले आले लटकाए हुए, अपने बाजू पर सफ़ेद कोट डाले, बाबू वाली पैंट शर्ट पहने अपने मेडिकल कॉलेज की बस के इंतजार में खड़े नजर आते थे। कुछ ठीक यही वक्त था जब वजो आपी फजलू बाबा के साथ घर से तांगे का हाल सुनकर निकला करती थी। फजलू बाबा वजो आपी को तांगे में सवार करवाकर और इनका खूबसूरत सा बैग जो उन्होंने अपने हाथों से गाड़ा था इनके हवाले करके धीरे धीरे जाते हुए टांगे को गेट तक रुखसत करने आते। ऐसे में आमतौर पर इनकी ताहिर भाई से मुलाकात हो जाती, जिन्हें अब फजलू बाबा एहतराम से डॉक्टर साहब के नाम से बुलाते थे। यहाँ वो तांगा मोहल्ले के गेट से निकलता, वहाँ ताहिर भाई की बस बड़ी सड़क का मोड़ काट कर हमारे गेट के सामने आती और यहाँ हम सब मोहल्ले के बच्चे शोर मचाते और कूदते फांदते मोहल्ले के गेट से अपने स्कूल के लिए निकलते। मेरा वो दिन इंतहाई बेचैन और अफसुर्दा गुजरता जब कभी मैं मोहल्ले के गेट से निकलते हुए वजो आपी के चेहरे के आधे निकाब से झांकती हुई बड़ी बड़ी काली और झुकी निगाहों को ताहिर भाई की उठती हुई आंखों से मिलते पाता। सारी रात मेरी यही दुआ मांगते गुजर जाती कि खुदा करे कल ताहिर भाई के बस जल्दी आ जाए या फिर वजो आपी का तांगा ताहिर भाई के गेट से आने से पहले ही वहाँ से गुजर जाए। लेकिन जाहिर है हर रोज़ मेरी दुआ कबूलियत का शरफ भी नहीं पा सकती थी। हर 3-4 रोज़ वजो आपी और ताहिर भाई की नज़रों के मिलाप का ये इत्तेफाक सरदर्द हो ही जाता था। रफ्ता रफ्ता मुझे एहसास होने लगा कि ताहिर भाई की बस की औकात भी वजो आपी के तांगे की रवानगी से मुतसिल है। बहुत अरसे बाद मुझ पर यह भी उगदा खुला कि मेडिकल कॉलेज वालों की एक ही रंग और एक ही उलिया की 3-4 बसें होती हैं जो मुख्तलिफ औकात में चला करती हैं। बहरहाल मुझे इस वक्त बस के औकातकार से ज़्यादा इस बात की फिक्र होती थी कि सुबह सवेरे मेरे दिल पर बिजली गिराने वाले नज़रों का ये तसादुम किसी तौर पर टाल जाए। वो भी मेरे लिए एक ऐसा ही बोझल और बेहद उदास दिन था, क्योंकि सुबह स्कूल के लिए आते हुए मोहल्ले के गेट पर मैंने ये तसादुम होते हुए देख लिया था। वजो आपी की निगाह जैसे ही ताहिर भाई से टकराई, उन्होंने फौरी तौर पर अपनी नज़रें झुका लीं, लेकिन ताहिर भाई की निगाहों ने वजो आपी की नज़रों का तहद्दे निगाह ताकुब किया। मैंने ताहिर भाई को अपना कॉलर ठीक करने के बहाने धीरे से अपना हाथ उठाते हुए भी देखा और अगर मैंने राजा से इन मामलात के बारे में मुकम्मल तफसील ना ले रखी होती तो मुझे कभी पता न चलता कि ये इस्लाम पेश करने का एक आजमूदा तरीका है। ताहिर भाई के हाथ कॉलर तक जाते ही वजो आपी फौरन अपनी पलकें झुका ली, लेकिन इनके जिस्म का सारा खून गुलाबी रंग में तब्दील होकर इनके चेहरे पर सिमट आया था। जबकि ये माजरा देखने के बाद खुद मेरे अपने चेहरे का हर रंग सिर्फ इसी लम्हे के वक्फे में न जाने कहाँ गायब हो गया था। मैंने एक लंबी सी सांस भरी और दिल में खुद से कहा तो मामला यहाँ तक पहुँच गया है, अब तो इसके बारे में संजीदगी से कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। इस दिन मेरा मन किसी काम में भी नहीं लग रहा था। स्कूल में भी सारा दिन दिल बोझल सा रहा। राजा ने कई बार मुझसे पूछने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे टाल दिया। शाम को हम दोनों उस्तानी खाला के घर से बाहर निकले तो बाले से हमारा टकराव हो गया। कुछ जल्दी में लग रहा था। राजा ने उसे आवाज़ दी तो इसने हमें भी अपने पीछे आने का इशारा किया और जल्दी से मोहल्ले के छोटे मैदान के पछवाड़े बने क्वार्टर की पिछली जानिब चला गया। दूर मोहल्ले के कुछ बच्चे से बचने के लिए टीन के एक कनस्तर में, जिसके अतराफ और किनारों पर बहुत छोटे छोटे सुराख किए हुए थे, सुलगते हुए अंगारे डालकर इस डब्बे को एक मजबूत बंदी तार से पकड़कर हवा में खूब जोर जोर से गोल चक्कर दे रहे थे। इन सुराखों से हवा टीन के कनस्तर में दाखिल होती तो अंगारे सिलक कर आग पकड़ जाते और बच्चे जल्दी से टीन के कनस्तर के गिर जमा होकर इस आग से अपने हाथ सेंकते। बाला इन बच्चों के हजूम से ज़रा एक तरफ हटकर दीवार से लगकर बैठ गया
और मुझे और राजा को अपने सामने बैठने का इशारा किया। बाले के इस मशकूक अंदाज ने हमें भी तजस्सुस में डाल दिया। हमारे बैठते ही इसने सरगोशी से हमसे पूछा, कभी कश लगाया है? मैंने और राजा ने पहले एक दूसरी की तरफ देखा और फिर हैरत से पूछा, कैसा कश? बाले ने अपनी जेब से एक मुड़ा थोड़ा सा सिगरेट निकालकर हमारी आंखों के सामने लहराया, इसका कश। मैं और राजा सिगरेट देखकर यूं जैसे उछल ही पड़े। बाले के हाथ में सिगरेट ना हुई कोई सांप हो गया और वो अचानक हमारे सामने लहरा बैठा हो। हम दोनों बेख्तियार चिल्लाए, सिगरेट? बाले ने जल्दी से अपनी होठों पर उंगली रखकर हमें गुस्से से घूरा और आहिस्ता से बोला, चुप, मरवाओगे क्या? क्या इससे पहले कभी सिगरेट नहीं देखा? राजा ने हैरत से बाले की जानिब ऐसे देखा जैसे वो किसी और ही दुनिया की मखलूक हो। तुम सिगरेट पीते हो? बाले ने हसरत से एक आह भरी। रोज ऐसी अयाशी करने का कहाँ मौका मिलता है यार। कभी कभार उल्लू भाई की डबिया में से एक आध ले आता हूँ। आज भी इनकी डबिया में से आखिरी यही बची थी। वो सुबह घर पर भूल गए थे, मुझे मौका मिला और मैं ले आया। बाले ने जेब से कैमल सिगरेट की एक डबिया निकाली जो सिगरेट के आधे जले टूटों से भरी हुई थी। इसने अपनी सिगरेट माचिस निकालकर सुलगाया और खास लोफरों के अंदाज में इसने एक लंबा सा कश लिया और धुआं हमारे चेहरों पर बिखेर दिया। मेरी तो आंखें जलने लग गईं। बाले ने एक दो और कश लिए। मैं और राजा इसके सामने बैठे से इस तरह देख रहे थे जैसे जेल में आदि और छोटे मोटे मुजरिम अपने गुरु और अपने उस्ताद को देखते हैं। बाले ने सिगरेट हमारी तरफ बढ़ाया, कश लगाओगे? मैंने और राजा ने हिचकिचाते हुए एक दूसरे की जानिब देखा। बाले ने हमारा हौसला बढ़ाया, लगा लो यार, एक कश से कुछ नहीं होता, ये मर्दों के पीने की चीज़ है। पहले राजा ने डरते डरते सिगरेट हाथ में इस तरह पकड़ा जैसे वो सिगरेट नहीं बल्कि पूरे का पूरा एक जलता हुआ अंगारा हो। बाले ने एक दूसरा टोटा सुलगाकर मेरे हाथ में भी थमा दिया। मैंने और राजा ने एक दूसरे की जानिब देखा और 1 2 3 कहा और सिगरेट होंठों से लगा ली। जैसे ही धुआं मेरे हलक से नीचे गया मुझे यूं लगा जैसे मेरे हलक में कांटों से बड़ा और तलख और शदीद चुभता हुआ कोई गोला आन फंसा हो। मेरे और राजा दोनों के गले में धुएं का फंदा अटक गया और हम दोनों का खांस खांस कर बुरा हाल हो गया। मेरी आंखों से तो यूं पानी बह रहा था जैसे किसी दरिया का बांध टूट गया हो। राजा का हाल भी बहुत बुरा था। बाला हम दोनों की हालत देखकर हंस हंस कर लोटपोट होता रहा। ये मेरी और राजा की जिंदगी का पहला कश था। मुझे इसी दिन से सिगरेट से शदीद नफरत हो गई। मैं हैरान था कि ये वो चीज़ है जिसे ये सारे बड़े मज़े ले लेकर पीते थे। इस कश की कड़वाहट, तलही और अजीब सी जलती हुई बू ने मेरी रूह तक धुएं से बांट दी थी। लेकिन राजा पर इस कश का उल्टा असर हुआ। उसने शायद अपने हलक से उतरते और खून में शामिल होते हुए निकोटीन के नशे और इस मज़े को महसूस कर लिया था जिसका हर सिगरेट पीने वाला दीवाना होता है। सिगरेट कुछ सालों में ही राजा की उंगलियों का मुस्तकिल हिस्सा बन गया, जिसके बगैर कभी कभी राजा की अपनी शख्सियत अधूरी लगने लगती थी। मैंने बहुत बाद में कहीं पढ़ा था कि सिगरेट के एक कोने पर एक सिलगता हुआ अंगारा और दूसरे कोने पर एक अहमक होता है। तो मेरा दोस्त राजा भी इस दिन से इन अहमकों की फहरिस्त में शामिल हो गया था। अफसोस मैं ये हमाकत दोबारा कभी नहीं कर सका।